तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, फार्मूला मास क्या होता है, मोलर मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं और मोल क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सारे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं। तो इससे पहले चैप्टर 0 के अंदर मैंने आपको बताया था मास नंबर के बारे में, और वहाँ मैंने ये भी फ़र्क बताया था कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है। एक्चुअल में एटॉमिक मास की डेफिनेशन ज़्यादातर बच्चे पेपर में मास नंबर की डेफिनेशन लिखकर आ जाते हैं, और मतलब द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं या जितने न्यूट्रॉन हैं उनको ऐड करके लिख देना। तो एक्चुअली याद रखो बच्चों, वो एटॉमिक मास नहीं होता, वो होता है मास नंबर। एटॉमिक मास एक अलग चीज़ होती है, वो मास नंबर से भी पहले की डिस्कवरी है। जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया था एटॉमिक मास को। और एटॉमिक मास क्या कहता है कि इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम व्हेन कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, चूँकि कार्बन का साइज़ जो है ना, कार्बन का साइज़ कह लो या कार्बन के वेट कह लो, वो बहुत कम होता है। एटम एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बेहद छोटी है। एक सुई के नोक के ऊपर जो है 40 करोड़ एटम आ सकते हैं। तो इसका मतलब एटम एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, बहुत छोटी सी कोई चीज़ है। अब इतनी छोटी सी कोई चीज़ जो एटम है, उसके लिए कोई तराजू अब तक ईजाद नहीं हुआ कि हम किसी तराजू में रखकर एटम को वेट कर सकें कि कितना किलो है, कितने ग्राम या क्या वज़न है किसी एटम का। तो हम किसी नॉर्मल जो बैलेंसिंग मेथड होता है उसके थ्रू हम नहीं बता सकते हैं कि एटम का वज़न कितना है या एटम का मास कितना होता है। तो हम उसके बजाय क्या हम यूज़ करते हैं, या जॉन डाल्टन ने क्या तरीका इस्तेमाल किया एटॉमिक मास का, उसने कंपैरिजन किया। उसने कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करके बता दिया कि अगर किसी भी एटम के मास को अगर हम कार्बन 12, कार्बन जो है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, इसको हम कार्बन 12 कहते हैं, तो कार्बन के मास के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो मास कहलाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास असल में एक कंपैरेटिव या रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसको हम कहते हैं, एटॉमिक वेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, तो इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कार्बन जो कि 12 AMU का है, तो कार्बन से 12 गुना हल्का होता है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 1 AMU होता है, जबकि कार्बन का 12 AMU होता है। तो जस्ट हम कार्बन के लिहाज से कंपैरिजन करके जो मास निकालते हैं उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, और ये जॉन डाल्टन ने पहली बार किया था, और उसकी यूनिट होती है AMU। तो AMU इज़ एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो जिस तरह से हर एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास है। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU है, इस तरह से हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है। हर एटम के एटॉमिक मासेस हैं, तो एलिमेंट्स के होते हैं एटॉमिक मासेस। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक होता है मॉलिक्यूलर मास। ये एटम का मास था, तो ये मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका एटॉमिक मास को अगर सम करके आप लिख दो, जमा करके आप लिख दो, तो देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। मिसाल के तौर पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के मॉलिक्यूल होंगे यकीनन, जो 2 एटम से मिलकर बने होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बने होंगे Cl से। तो HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करके आंसर ले आएंगे, तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5। तो 36.5 इसकी यूनिट भी AMU ही होती है मॉलिक्यूलर मास की। तो 36.5 AMU इज़ एक्चुअली इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। तो ये हमेशा मॉलिक्यूल्स का निकलेगा। ओके, इसके बाद अच्छा, हर एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस होती है जिसको हम करेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम उसके निकालेंगे, तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। मैथ्स की तरह से पूरा सॉल्व किया जाता है उसको। ठीक है, तो जब हम उसको निकालना सीखेंगे तो मोल के न्यूमेरिकल में भी उसको हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास को। नेक्स्ट है फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा एक फ़र्क है, स्लाइट डिफरेंस है। फार्मूला मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट और क्रिस्टल इज कॉल्ड फार्मूला मास। ये भी वही है कि भाई एक फार्मूला मास है, क्रिस्टल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम ले लें। नाउ हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज के इधर समथिंग हैज़ मॉलिक्यूल और समथिंग हैज़ फार्मूला। आपको कैसे पता लगेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा और इसका फार्मूला मास निकलेगा। मिसाल के तौर पे HCl है, HCl का निकलता है मॉलिक्यूलर मास बिकॉज HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
और NaCl भी एक कंपाउंड है, ये भी HCl भी कंपाउंड था, NaCl भी एक कंपाउंड है, लेकिन NaCl का हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, इसका फॉर्मूला मास निकलता है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके। नाउ हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, आपको कैसे पता लगेगा कि HCl का जो है वो मॉलिक्यूलर मास है और NaCl का फॉर्मूला मास है? तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड और एक हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम चैप्टर 5 में भी डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो एक्चुअल में जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं, कंपाउंड से मुराद तो सब जानते हैं जो दो एलिमेंट्स के मिलाप से बन जाए, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास कहलाता है आयनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास कहलाता है कोवेलेंट कंपाउंड। दोनों ही कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स याद रखिएगा हमेशा इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स से मिलकर बनता है, इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स का हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकलता है और आयनिक कंपाउंड्स का हमेशा फॉर्मूला मास निकलता है। अब फिर एक सवाल, हमें कैसे पता लगेगा कि ये आयनिक कंपाउंड है और ये कोवेलेंट कंपाउंड है? लिखा हुआ तो नहीं होता फॉर्मूले के साथ। तो इसके लिए भी तरीका है कि याद रखिए कि आयनिक कंपाउंड के अंदर लाजमी कोई ना कोई मेटल होगा, ये मेटल से बनता है, ठीक है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कोई भी मेटल नहीं होगा, नो मेटल। मेटल अगर आ जाए किसी फॉर्मूले में तो वो आयनिक कंपाउंड है, और अगर मेटल ना आए तो कोवेलेंट कंपाउंड है। फिर एक सवाल जहन में जनरेट होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेटल आ गया कंपाउंड के अंदर? तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि इस कंपाउंड के अंदर मेटल है और मेटल होने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से उसका फॉर्मूला मास होगा? तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेटल है? तो फिर से मैं बता देता हूँ कि मेटल को पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है कि मेटल के नेम में हमेशा उसके लास्ट में UM आ रहा होता है, यम आ रहा होता है। तो यम जब भी आएगा लास्ट में तो वो मेटल है। लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्टैनम, प्लम्बम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लेंथेनम, हैफनियम, एक्टिनम, जीट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, हाइड्रोजायरम, क्यूप्रम, फेरम, जितने भी नाम ले लें, जब भी एलिमेंट्स के नाम के आखिरी में यम आ जाता है तो वो मेटल होता है। और मेटल है तो उसका मतलब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है मतलब उसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल होंगे तो उसका मतलब उसका फॉर्मूला मास निकलेगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? मतलब रट्टा नहीं लगाना है, समझने की कोशिश करो क्या बता रहा हूँ, ठीक है कॉन्सेप्ट। तो HCl की बात कर लेते हैं। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसमें दोनों में किसी में यम आया नाम के अंदर? हाइड्रोजन क्लोराइड में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यम नहीं आया। अब यम नहीं आया मतलब मेटल नहीं है, मेटल नहीं है मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है ये, और जब ये कोवेलेंट कंपाउंड है मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास निकलेगा इसका। तो 36.5 AMU इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। नेक्स्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या इसमें यम आया नाम में? यस, यम आया तो इसका मतलब यहाँ सोडियम एक मेटल है, और मेटल आ गया है इस कंपाउंड के अंदर तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है ये तो इसके क्रिस्टल्स होंगे या फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, और क्रिस्टल्स होने की वजह से इसका फॉर्मूला मास निकलेगा। दैट्स वाई 58.5 AMU इज एक्चुअली द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ KI, इस KI, तो KI का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कि फॉर्मूला मास निकलेगा? फॉर्मूला मास निकलेगा, बिकॉज इट इज पोटेशियम आयोडाइड, तो मेटल आ गया ना तो फॉर्मूला मास निकलेगा। अगर मैं लिखता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अब इसके फॉर्मूले में यम नहीं आ रहा है किसी में भी, समझ रहे हो? इस तरह से जितने भी चाहे फॉर्मूले हम उसका बता सकते हैं। अच्छा, ये एक कंफ्यूजिंग सी बात है कि किसी कंपाउंड में हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, किसी में हम फॉर्मूला मास कहते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए, इस परेशानी से दूर होने के लिए, तो मैं खुद बजाते खुद क्या करता हूँ, मैं एक नए किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज़ MFM। मैं नॉर्मली कहता हूँ MFM। MFM को शॉर्टकट में हम कहते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से मुराद इसमें मॉलिक्यूलर मास भी हो गया और फार्मूला मास भी हो गया इस नाम के अंदर। अब ये सब पे अप्लाई हो सकता है, अब परेशानी की ज़रूरत नहीं, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 36.5 इज़ द MFM ऑफ HCl एंड 58.5 इज़ द MFM ऑफ NaCl। MFM से मुराद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, उसमें मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, फार्मूला मास भी आ गया। ये आसानी के लिए, ताकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 9 क्लास के कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझ सकते ना इस चीज़ को, कभी कभार माइंड से निकल भी सकती है ये वाली बात। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हम फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं तो MFM लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सिंपल, उसमें दोनों हो गया। आगे बस समझ में क्या है मॉलिक्यूलर मास और क्या है फार्मूला मास, सिंपल। नेक्स्ट आगे हम आते हैं मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अगर आप किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर आप AMU के बजाय ग्राम में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड मोलर मास। बस सिंपल, यूनिट का फर्क है मोलर मास में। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU, तो क्लोरीन का मोलर मास को आपसे पूछे तो दैट इज 35.5 ग्राम। HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5 AMU। अगर आपसे कोई पूछे कि HCl का मोलर मास क्या होता है, 36.5 ग्राम। अगर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास पूछा जाए तो 58.5 AMU, और यही अगर सोडियम क्लोराइड का आपसे मोलर मास पूछा जाए तो 58.5 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को जब हम AMU के बजाय ग्राम में लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं मोलर मास। आगे बस सुन, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क है मैं फिर बताता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि एक ऐसा फार्मूला, हर कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। मिसाल के तौर पर जैसे पानी, जब आप पानी पीते हो तो इंग्लिश में कहते हैं वाटर, उर्दू में कहते हैं पानी, लेकिन इसी को जब हम केमिस्ट्री की टर्म्स में लिखते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं H2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को बताता क्या है, ये आपको बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं और हर एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं एक्चुअली उसके अंदर। मिसाल के तौर पे जब वाटर का फार्मूला H2O कहा जाता है तो उससे मुराद क्या होती है कि वाटर, पानी के हर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। H2O का मतलब यही है। बिल्कुल इस तरह से अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाए, ये होता है C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपको एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स से मिलकर ये ग्लूकोज बना है। अब इसी का एक होता है, इसी का सिंपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को बच्चे सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं, सादा तरीन फार्मूला जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या कहता है कि एक वो फार्मूला जो बताता है, एक्चुअल नहीं बल्कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो एटम मौजूद हैं वो रिलेटिव वाइज कितने हैं, रेशोस बता रहा होता है, कितने गुना हैं किसी एक दूसरे एलिमेंट से, ये बता रहा होता है, ये सिंपल करके बता रहा होता है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब जानते हैं, अगर आपको ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो तो आप क्या करें, 6, 12 और 6 को किसी एक टेबल से काट दें, तीनों को किसी एक टेबल से कट कर दें। तो 6 के टेबल से तो डायरेक्ट कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो CH2O आ गया। तो ये CH2O क्या है, दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अगर मैं कहूँ कि C6H6 ये होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तो बेंजीन इसको हम कहते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपसे कहा जाए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, क्या बताएंगे, कट जाएगा ये तो CH आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सादा तरीन होता है, सिंपल करके होता है, एक नंबर से कट कर देते हैं मतलब उनके आइटम्स को। ओके, एट द वेरी एंड हम बात करेंगे मोल के बारे में कि व्हाट इज मोल, और इसी से मोल के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हुए, मोल के फौरन बात। मोल किससे कहते हैं, एक तो मोल उर्दू का वर्ड होता है जिसके मतलब होते हैं कीमत, कहते हैं ना माँ की मोहब्बत का कोई मोल नहीं है, अनमोल है कोई चीज़ जिसकी कीमत कोई नहीं है। तो मोल एक तो होता है दाम या कीमत जिसको हम कहते हैं, और एक मोल होता है, एक मोल जो है तिल को हम कहते हैं, चेहरे पर जो होता है कि शी हैज़ अ मोल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक तिल है, तो वो भी मोल होता है, सही कह रहे हो। और एक मोल एक जानवर भी होता है बायोलॉजी के अंदर जो कि बिल वगैरह बनाकर रहता है, लंबी सी नाक होती है, चूहे जैसा होता है वो, ठीक है, उसको भी हम मोल कहते हैं, चूटियाँ वगैरह खाता है।
तो वो भी मोल कहलाता है। वो बायोलॉजी में, हम जोलॉजी में पढ़ते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इनमें से किसी मोल की बात नहीं कर रहे, हम केमिस्ट्री के मोल की बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का मोल क्या है? इट इज़ द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ना कुछ यूनिट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे समझो ज़रा, अगर आप जो है वो सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो सब्ज़ी लेने जाते हैं तो केजीज़ में बात करते हैं कि भाई 1 किलो सब्ज़ी दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, या पाव में बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप जो है वो केले लेने जाते हैं, बनाना परचेस करने जाते हो, दर्जन में मांगते हैं, 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो, ऐसे ही होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर आप सोना लेने जाते हैं, गोल्ड को परचेस करने जाते हैं, तो वहाँ किलो में नहीं मांगते भाई 2 किलो सोना दे दो, वो हम ग्राम में कह रहे होते हैं, या तोला कह रहे होते हैं, भाई 5 तोला सोना के बना दो, या 2 तोला सोना, 3 तोला सोना, ऐसे करके बना रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जब हम जाते हैं किसी दूध के दुकान में, तो वहाँ लीटर में कहते हैं भाई 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। सेम जब हम बेकरी में जाते हैं केक ख़रीदने के लिए, तो इनमें से कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम केक में बोलते हैं 1 पाउंड का केक दे दो, 1.5 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो। हर जगह यूनिट अलग है। जब हम किचन में जाते हैं, किचन के अंदर जब हम कोई खाना बना रहे होते हैं, हम उसमें क्वांटिटी को अलग तरह से मेजर करते हैं, टी स्पून, टेबल स्पून, कि 1 टी स्पून डाल दें, 2 टेबल स्पून डाल दें, खाने का चम्मच, चाय का चम्मच, ऐसे ही होता है। हर जगह पर अलग है। बिल्कुल इस तरह से जब हम लैब में खड़े होते हैं, जब हम लैब में जाते हैं, तो लैब के अंदर जब हम वो कर रहे होते हैं ना, जब लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को मिला रहे होते हैं, तो वहाँ पर ना केजी में बात करते हैं, ना हम वहाँ पाउंड में बात करते हैं, ना हम दर्जन में बात करते हैं, ना हम टी स्पून में बात करते हैं, ना हम टेबल स्पून में बात करते हैं, हम किसी में बात नहीं करते। वहाँ हम बात करते हैं मोल में। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो मोल में बात करते हैं कि जस्ट मिक्स 2 मोल्स ऑफ सोडियम विथ 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, वैसे बोलते हैं। तो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम, वो उसको हम कहते हैं मोल। बस समझ में आ गई? इसको हम दुकान में जाकर नहीं बोल सकते, जाकर वो आलू वाले के पास के 5 मोल आलू दे दीजिए, या 3 मोल केक दे दीजिए, या 4 मोल दूध दे दीजिए, नहीं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लैब में होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग होंगे उन्हीं को पता होगा। मतलब मुझे कोई बोलेगा ना भाई 3 मोल सोडियम दे दे, तो मैं आपको दे दूंगा किसी तरह से, लेकिन आम शख्स को रास्ते में चलते हुए बोलेंगे ना, तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या है ये, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री के टीचर्स को ही पता होता है मोल की टर्मिनोलॉजी। बात समझ में आ गई? तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है MOL, ई खा जाते हैं आखिर में। MOL के बाद ई नहीं लिखते हैं, ई को कट कर देते हैं, तो MOL इसकी यूनिट होती है मोल। और फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसको इस्तेमाल करेंगे, मोल बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास के, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का मोल फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ग्राम। तभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है।